उस दिन शहर में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। समुद्र अपने उफान पर था। तभी अचानक समुद्र का पानी शहर की दीवार तोड़कर सीधे शहर के अंदर घुस जाता है। कुछ ही पलों में पूरा शहर पानी में डूबने लगता है। चारों तरफ चीख पुकार मच जाती है। लेकिन ये बाढ़ असली खतरा नहीं थी, क्योंकि उस पानी के नीचे मौत तैर रही थी, जो इंसानों को जिंदा निगलने वाली थी। इस भयानक आपदा की चेतावनी शहर को पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन कुछ लोग इसे मामूली तूफान समझकर नजरअंदाज कर चुके थे। उन्हीं में से एक थी गर्भवती लिसा, जो काम से घर लौट रही थी। तभी उसकी मुलाकात अपने एक दोस्त से होती है, जो एक मीट ट्रक लेकर वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी समंदर की एक विशाल लहर शहर की दीवार तोड़कर अंदर घुस आती है और उसका ट्रक उस तेज बहाव में पलट जाता है। देखते ही देखते ट्रक में भरा सारा खून और मीट पानी में फैल जाता है। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही खून जल्द ही समंदर की सबसे खतरनाक शार्क्स को शहर के अंदर ले आने वाला था। इधर लिसा की गाड़ी भी पानी में फंस चुकी थी और गाड़ी के अंदर पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ हम मिस्टर ऑल्सन के परिवार को देखते हैं, जिनके गोद लिए हुए तीनों अनाथ बच्चे बुरी तरह घबराए हुए उनके पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि बाहर बाढ़ का पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन मिस्टर ऑल्सन अपने गुरूर में उन डरे हुए बच्चों की बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता। और तभी अचानक पानी के भारी दबाव की वजह से उनके घर की बड़ी सी कांच की खिड़की जोर से टूट जाती है और समंदर का पानी पूरी तेजी से उनके घर के अंदर भरने लगता है। घर में पानी भरता देख मिस्टर ऑल्सन को अचानक याद आता है कि उनके पास पानी के अंदर सांस लेने वाले स्नोर्कल मास्क है, लेकिन वो मास्क नीचे गैराज में रखे हुए थे। अपनी जान बचाने के लालच में मिस्टर ऑल्सन उन मासूम बच्चों को वहीं पानी में छोड़कर अपनी पत्नी के साथ जल्दी से गैराज की तरफ भागता है। लेकिन उस लालची इंसान को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस गैराज के गहरे पानी में उसकी खौफनाक मौत उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है। इधर लिसा की डूबती हुई गाड़ी में पानी लगातार ऊपर चढ़ रहा था और वो पागलों की तरह मदद के लिए चीख रही थी। तभी बारिश के भारी शोर के बीच एक छोटी बोट पर जा रहे दो लोगों की नजर लिसा पर पड़ती है। उनमें से एक लड़का तुरंत उस ठंडे पानी में छलांग लगा देता है और भागकर गाड़ी के पास पहुंचता है, पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस पानी के नीचे मौत छुपकर उसका इंतजार कर रही है। वो पूरी ताकत लगाकर लिसा की फंसी हुई गाड़ी को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर गाड़ी बुरी तरह एक पेड़ से अटक चुकी थी। इसलिए वो अपने दोस्त को एक कटर लेकर नीचे आने के लिए चिल्लाता है। तभी अचानक पानी के अंदर से कोई बेहद ताकतवर चीज उसके दोस्त को एक ही झटके में गहरे पानी के अंदर खींच लेती है। ये खौफनाक नजारा देखकर वो लड़का बुरी तरह कांप जाता है और अपने दोस्त को बचाने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है। पर जैसे ही वो पानी के ऊपर खून से लथपथ अपने घायल दोस्त को देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए पीछे की तरफ भागता है कि तभी एक खूंखार शार्क पानी फाड़ते हुए आती है और लिसा की आंखों के ठीक सामने उस लड़के को अपने बड़े से जबड़े में दबोचकर जिंदा चबा जाती है। उसी वक्त कुछ दूरी पर ट्रक पलटने से बेहोश हुआ लिसा का दोस्त भी उस चीख पुकार से अचानक होश में आ जाता है और वो घबराहट में बिना कुछ सोचे समझे जैसे ही अपने टूटे हुए ट्रक से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तभी एक दूसरी बड़ी शार्क तेजी से उस पर झपटती है और उसे भी हमेशा के लिए मौत के घाट उतार देती है। ये सारा खौफनाक मंजर वहां पास ही एक डूबते हुए घर की ऊपरी मंजिल पर खड़ी डकोटा नाम की लड़की अपनी आंखों से देख रही थी। वो अपनी पूरी जान लगाकर चिल्लाती है और सबको उस खतरे से बचाने की कोशिश करती है, पर तूफान के शोर में उसकी आवाज दब कर रह जाती है। अब गाड़ी के अंदर पानी में डूब रही लिसा की आखिरी उम्मीद सिर्फ डकोटा थी। लिसा रोते हुए डकोटा से अपनी जान बचाने की भीख मांगती है। डकोटा उसे हिम्मत देते हुए कहती है कि वो किसी को मदद के लिए बुला रही है, पर लिसा चीख कर बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और गाड़ी में पानी पूरा भरने ही वाला है, इसीलिए उसके पास अब बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा है। एक प्रेग्नेंट औरत को इस तरह मौत के मुंह में फंसा देखकर डकोटा खुद को बहुत लाचार महसूस करती है और वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगती है। डकोटा अपनी पूरी हिम्मत जुटाती है और खुद ही डूबती हुई लिसा को बचाने का फैसला करती है। वो एक चाकू लेकर जैसे ही खिड़की से बाहर निकलती है, तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधा शार्क से भरे उस खौफनाक पानी में जा गिरती है। पर वो बिना वक्त गवाए पूरी फुर्ती से पास खड़ी एक गाड़ी पर चढ़ जाती है और पानी पर तैरते मलबों के सहारे कूदते हुए किसी तरह लिसा की डूबती हुई गाड़ी तक पहुंच जाती है और बिना देर किए वो अपनी जेब से चाकू निकालती है और गाड़ी की छत काटकर डूबती हुई लिसा को एकदम आखिरी वक्त में मौत के मुंह से बाहर निकाल लेती है और उसे सुरक्षित अपने घर के अंदर ले आती है। घर के अंदर आते ही लिसा चैन की सांस लेती है और उसे लगता है कि अब उसकी जान बच गई है, पर उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मौत का असली खेल तो अभी शुरू होने वाला था। दूसरी तरफ मिस्टर ऑल्सन और उसकी पत्नी गैरेज में पानी के बीच खड़े हुए थे। तभी उन्हें पानी के नीचे कुछ अजीब सी हलचल महसूस होती है।
उन्हें लगता है कि शायद पानी में बहकर आया कोई मलबा उनसे टकराया होगा, पर अगले ही पल एक खूंखार शार्क पानी से बाहर निकलती है और सीधा मिस्टर ऑल्सन के हाथ पर हमला करके उसे शरीर से अलग कर देती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वो शार्क वहीं पास खड़ी उसकी पत्नी पर भी झपटती है और उसे पल भर में मौत के घाट उतार देती है। मौत का यह भयानक नजारा घर की खिड़की पर खड़े उनके तीनों बच्चे अपनी आंखों से देख रहे थे। वो बच्चे दहशत के मारे रोते हुए अपने घायल पिता से उन्हें छोड़कर ना जाने की भीख मांगते हैं, पर वो निर्दयी ऑल्सन सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए उन मासूमों को वहीं मरने के लिए छोड़ देता है और तेजी से अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगता है। पर वो खूंखार शार्क उसे कहां छोड़ने वाली थी। गाड़ी में घुसने से ठीक पहले ही शार्क ऑल्सन को पीछे से दबोच लेती है और उसे हमेशा के लिए गहरे पानी के अंदर खींच ले जाती है। अपनी आंखों के सामने इस खौफनाक मंजर को देखकर वो तीनों बच्चे बुरी तरह सहम जाते हैं, क्योंकि घर के अंदर पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और अब किसी भी सेकंड वो मौत बनकर घूम रही शार्क उनके घर के अंदर भी घुस सकती थी। अब वो तीनों बच्चे बिल्कुल अकेले थे और उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी डेजी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ती है ताकि घर का मेन दरवाजा बंद करके बाहर घूमती उस खूंखार शार्क को अंदर आने से रोक सके। वो बिना पानी में उतरे टेबल के किनारे पर खड़ी होकर उस भारी दरवाजे को बंद करने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी अचानक एक विशाल शार्क दरवाजे पर टक्कर मारकर सीधा घर के अंदर घुस जाती है, जिसके भयानक झटके से डेजी पानी में गिरते गिरते बचती है और दरवाजे और टेबल के बीच हवा में लटक जाती है। उसका पैर धीरे धीरे टेबल से फिसल रहा था और वो शार्क ठीक उसके नीचे आ चुकी थी, पर एकदम आखिरी वक्त में उसका बड़ा भाई रॉन फुर्ती से आगे बढ़ता है और उसे पकड़कर ऊपर खींच लेता है। अब वो तीनों बच्चे उस डूबते हुए घर के बीचों बीच एक टेबल पर बुरी तरह फंस चुके थे। पानी का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा था और मौत बनकर घूम रही वो शार्क भी अब घर के अंदर आ चुकी थी। तभी रॉन उन्हें समझाता है कि हमें अपनी जान बचाने के लिए किसी भी तरह इस शार्क को भटकाकर छत की तरफ भागना होगा, वरना कुछ ही देर में हम सब इसका निवाला बन जाएंगे। इसलिए रॉन अपनी जान की बाजी लगाकर तैरते हुए खौफनाक अंधेरे बेसमेंट में जाने का एक खतरनाक प्लान बनाता है ताकि वहां रखा मीट और बंदूक लाकर उस शार्क को भटकाया या मारा जा सके। रॉन अभी उस अंधेरे बेसमेंट में जाने की हिम्मत जुटा ही रहा था कि तभी अचानक पानी के अंदर से खून से लथपथ और बुरी तरह घायल हालत में ऑल्सन बाहर निकलता है। जिस ऑल्सन को वो मरा हुआ समझ चुके थे, उसे अचानक अपने सामने देखकर तीनों बच्चे खौफ से पीछे हट जाते हैं। पर मौत के मुंह से वापस आने के बाद भी उसका गुरूर बिल्कुल कम नहीं हुआ था। वो आते ही रॉन को धमकाते हुए जबरदस्ती उस खौफनाक पानी में उतरकर अपने लिए मदद लाने का हुक्म देता है, पर रॉन उस मौत के कुएं में जाने से साफ इनकार कर देता है और गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि आप तो अपनी जान बचाने के लिए हमें यहीं मरने के लिए छोड़कर भाग गए थे। इसी बात पर उन दोनों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो जाती है और इसी छीनाझ पट्टी में मिस्टर ऑल्सन सीधा उस गहरे पानी में जा गिरता है। उसके पानी में गिरते ही उसके शरीर से निकलते खून की महक से पागल हो चुकी एक विशाल शार्क बिजली की रफ्तार से आती है और अपने खौफनाक जबड़ों में उसे दबोचकर उन सहमे हुए बच्चों की आंखों के ठीक सामने पानी के अंदर खींच लेती है। दूसरी तरफ डकोटा और लिसा अब भी किसी मदद का इंतजार कर रही थी, पर तूफान के बिगड़ते हालात में उनके पास कोई मदद नहीं पहुंच पाती और पानी का स्तर लगातार बढ़ने की वजह से घर कभी भी पानी में डूब सकता था। वहीं लिसा की तबीयत भी लगातार बिगड़ती जा रही थी और उसका दर्द बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। इसलिए वो डकोटा से कहती है कि वो किसी तरह बाहर कुछ दूरी पर खड़ी उस छोटी बोट को ले आए ताकि वो दोनों यहाँ से जिंदा बच सके। पर बाहर गहरे पानी में खूंखार शार्क का पहरा था। तभी डकोटा को अपने मरीन बायोलॉजिस्ट चाचा की एक बात याद आती है कि शार्क हमेशा पानी में होने वाली वाइब्रेशन से अपने शिकार को ढूंढती है। इसलिए डकोटा बिना वक्त बर्बाद किए घर के सारे वाइब्रेट होने वाले इलेक्ट्रॉनिक सामान इकट्ठा करती है और उन्हें अलग अलग पॉलीथीन में कसकर बांधकर पानी में दूर फेंक देती है और खुद अपनी जान दांव पर लगाकर हिम्मत करके उस बर्फ जैसे ठंडे पानी में उतर जाती है। डकोटा बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे बोट की तरफ तैरने लगती है। तभी अचानक उसके आसपास कई बड़ी शार्क आ जाती है और वो उन वाइब्रेट हो रही पॉलीथीन को अपना शिकार समझकर एक एक करके निगलने लगती है। ये खौफनाक नजारा देखकर डकोटा बुरी तरह घबरा जाती है और अपनी पूरी जान लगाकर तेजी से बोट की तरफ तैरती है और शार्क से बचते हुए किसी तरह उस बोट पर चढ़ जाती है। तभी कुछ ऐसा हो जाता है जिसका उन्हें डर था। पानी का दबाव इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि डकोटा के घर की नींव अचानक टूट जाती है और पूरा घर लिसा के साथ उस गहरे पानी में डूब जाता है। दर्द से तड़पती हुई लिसा किसी तरह अपनी जान बचाकर पानी के ऊपर आती है और तैरते हुए लकड़ी के एक टुकड़े का सहारा ले लेती है। पर किस्मत का खेल देखिए कि ऐसे खौफनाक हालात में पानी के बीच ही लिसा के बच्चे का जन्म हो जाता है और बच्चे के पैदा होते ही खून की महक उस समंदर के पानी में
तेजी से फैल जाती है। खून की गंध मिलते ही वो खूंखार शार्क पागल हो जाती है और मौत बनकर पूरी रफ्तार से लिसा और उसके नवजात बच्चे की तरफ बढ़ने लगती है। वहीं दूसरी तरफ डकोटा किसी तरह उस छोटी बोट को लेकर लिसा को बचाने के लिए पूरी जान लगा रही थी। तभी उसकी नजर पड़ती है कि एक विशाल शार्क लिसा के बिल्कुल करीब आ चुकी है और उस पर हमला करने वाली है। इसलिए बिना एक भी पल सोचे डकोटा तुरंत बोट पर रखी स्पीयर गन उठाती है और सीधा उस शार्क के सिर पर एक अचूक निशाना लगाती है, जिससे वो आदमखोर शार्क वहीं पानी में मारी जाती है। दूसरी तरफ सही मौका मिलते ही रॉन तेजी से तैरता हुआ उस खौफनाक अंधेरे बेसमेंट में पहुंच जाता है और फ्रिज खोलकर मीट का पैकेट निकाल लेता है। उसके बाद वो अपने सौतेले पिता की बंदूक निकालने की कोशिश करता है, पर घबराहट में बंदूक निकल नहीं पाती और उसके कपड़े वहीं दीवार पर लगे एक हुक में बुरी तरह अटक जाते हैं। इसके बाद वही होता है जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। पानी में हलचल महसूस करते ही वो खूंखार शार्क धीरे धीरे रॉन की तरफ बढ़ने लगती है और ये खौफनाक नजारा देखकर रॉन बुरी तरह घबरा जाता है, पर वो किसी तरह खुद को शांत करता है और पास पड़ा एक भारी डिब्बा पानी में गिरा देता है, जिसकी तेज आवाज से शार्क का ध्यान भटक जाता है। रॉन इसी मौके का फायदा उठाकर जल्दी से अपने कपड़े छुड़ाता है और वो मीट का पैकेट और पास ही तैर रहा डायनामाइट का डब्बा लेकर तेजी से ऊपर की तरफ तैरने लगता है, पर वो आदमखोर शार्क भी बिल्कुल उसके पीछे ही आ रही थी और एकदम आखिरी पल में रॉन तेजी से टेबल पर चढ़ जाता है, जिससे उसकी जान बाल बाल बच जाती है। अब उनके पास कई सारे डायनामाइट और मीट के टुकड़े थे। वो लोग जल्दी से उस डायनामाइट और मीट को एक साथ टेप से लपेटते हैं और उसमें आग लगाकर उसे गहरे पानी में फेंक देते हैं। उनका प्लान था कि जैसे ही शार्क मीट खाने आएगी वो डायनामाइट के जोरदार धमाके से मारी जाएगी, पर मीट पानी में फेंकने के बाद भी शार्क वहां नहीं आती और कुछ ही पलों में बम फटने ही वाला था। इसलिए वो तीनों बच्चे अपनी जान पर खेलकर उस ठंडे पानी में उतर जाते हैं और उस बम के पास जाकर जोर जोर से हाथ पैर मारने लगते हैं ताकि पानी में हलचल देखकर वो खूंखार शार्क वहां आ जाए। इस बार उनका ये जानलेवा प्लान काम कर जाता है और खून की प्यासी शार्क तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगती है। शार्क को आता देख वो तीनों भागकर एक टेबल के पीछे छुप जाते हैं और तभी वो खूंखार शार्क उस बम से भरे मीट को निगल लेती है और अगले ही पल एक बहुत जोरदार धमाका होता है, जिससे उस आदमखोर शार्क के चिथड़े उड़ जाते हैं। अपना प्लान कामयाब होता देख वो तीनों एक गहरी राहत की सांस लेते हैं और अपने पिता की गाड़ी लेकर वहां से सही सलामत बाहर निकल जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ डकोटा उस पहली खूंखार शार्क को मारने के बाद बिना कोई वक्त गंवाए जल्दी से लिसा और उसके नवजात बच्चे को सुरक्षित बोट पर चढ़ाने की कोशिश कर ही रही थी, पर उनकी ये राहत पल भर भी नहीं टिक पाती, क्योंकि तभी एक दूसरी विशाल शार्क पानी के नीचे से तेजी से आकर उनकी बोट को इतनी जोरदार टक्कर मारती है कि उनकी वो बोट वहीं उस गहरे पानी में पलट जाती है। पानी में गिरते ही अब उनके बचने की कोई भी उम्मीद नहीं बची थी, क्योंकि उस खौफनाक समंदर के पानी में उनके चारों तरफ अभी भी कई सारी आदमखोर शार्क मौजूद थी। मौत को अपने इतने करीब देखकर वो पूरी तरह टूट चुकी थी, पर तभी अचानक किस्मत उनका साथ देती है और डकोटा की नजर दूर से उनकी तरफ तेजी से आती हुई एक दूसरी बोट पर पड़ती है। बोट को देखते ही वो अपनी पूरी ताकत लगाकर मदद के लिए चीखती है और पास आने पर पता चलता है कि उस बोट पर कोई और नहीं बल्कि डकोटा के मरीन बायोलॉजिस्ट चाचा थे, जो इस भयानक तूफान में अपनी भतीजी को ही ढूंढते हुए वहां तक पहुंचे थे। लिसा और डकोटा को पानी में शार्क से घिरा हुआ देखकर वो बिना एक सेकंड बर्बाद किए शार्क को दूर भगाने वाली एक हाई पावर इलेक्ट्रिक शॉक डिवाइस सीधा उनके बीच पानी में फेंक देते हैं। उस डिवाइस से निकलने वाले तेज करंट से घबराकर वहां मौजूद लगभग सारी शार्क अपनी जान बचाकर वहां से दूर भागने लगती है। पानी को शांत होता देखकर उन सबको लगने लगता है कि अब वो लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं, पर असल में ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि उन सबसे छुपकर एक और खूंखार शार्क गहरे पानी के नीचे से पूरी रफ्तार से लिसा और डकोटा को निगलने के लिए उनकी तरफ बढ़ रही थी। और इससे पहले कि वो लोग इस नए खतरे को समझ पाते, वहां अचानक कुदरत का एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। पानी फाड़ते हुए एक और बेहद विशाल मादा शार्क बिजली की रफ्तार से वहां आती है और लिसा पर हमला करने वाली उस शार्क को अपने बड़े से जबड़े में दबोचकर पल भर में चबा जाती है। मौत के मुंह में हुए इस खौफनाक चमत्कार को देखकर वहां मौजूद सब लोग पूरी तरह दंग रह जाते हैं और उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर ये सब अचानक हुआ क्या। तब डकोटा के चाचा उन्हें समझाते हैं कि शायद वो भी एक प्रेग्नेंट मादा शार्क थी, जिसने कुदरत के एक अजीब नियम के तहत एक दूसरी माँ और उसके नवजात बच्चे का दर्द समझकर अपनी ममता के कारण आज उन दोनों की जान बचा ली। इस चमत्कार के तुरंत बाद डकोटा के चाचा बिना कोई और रिस्क लिए उन दोनों को जल्दी से खींचकर अपनी सुरक्षित बोट पर बिठा लेते हैं और इस तरह उस खौफनाक और भयानक हादसे में एक माँ की अपने बच्चे को बचाने की तड़प और एक आम लड़की की बेमिसाल हिम्मत की वजह से वो सभी सही सलामत मौत के मुंह से वापस लौट आते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें।
और ऐसे ही थ्रिलिंग एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मूवीवर्स थ्रिलर को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग मूवीवर्स।